नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अब गुरु में। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद होगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत से एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कंप्लीट जानकारी यहाँ से लेंगे। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी जानकारी मिलेगी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी होगी और जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते चलें। क्योंकि अगर अभी आप नोट करते हुए चलेंगे तो बाद में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये सिर्फ टॉपिक आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जैसे कि हम अभी तो टारगेटेड बैच है एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी प्लस यूपी कांस्टेबल प्लस बीडीओ री एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इन तीनों ही एग्ज़ाम में प्राचीन भारत से और सिंधु घाटी सभ्यता से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते चलिए साथ साथ। इसका जो समय अवधि है, सबसे पहले इसकी समय अवधि जानेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि है वो है आपकी 2400 बीसी से 1700 बीसी तक, क्योंकि ये समय अवधि भी पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में भी है तीनों के। तो ये याद रखिए। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में बात करते हैं तो पूछते हैं परिचय में क्या है। परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारत की ये सबसे प्राचीन सभ्यता है और जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। तो जैसा कि मैंने बताया आगे 2400 ईसा पूर्व, 2400 या 2500 ईसा पूर्व, ये कई किताबों में 2400 ही मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2400 ही मान्य है। तो 2500 ईसा पूर्व या 2400 ईसा पूर्व पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार था। आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे सिंधु सभ्यता पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो है आपका 2400 से 1700 बीसी तक। और उस समय तक विश्व में अभी तक केवल 4 सभ्यताओं की जानकारी ही हमें मिली है। जो भी सभ्यताएं थीं, ये जो सभ्यताएं होती थीं ये नदियों के किनारे फलती फूलती थीं। नदियों के किनारे ही क्यों फलती फूलती थीं? क्योंकि नदियों के किनारे हमें आराम से पानी मिलता था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, कृषि के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो नदियों के किनारे आजीविका के अच्छे साधन हुआ करते थे, इसलिए नदियों के किनारे ये सभ्यताएं फलती फूलती थीं। तो सबसे पहली सभ्यता जो है वो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी है मिस्र की सभ्यता, तीसरी है भारत की सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और चौथी है आपकी चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताओं की जानकारी ही अभी तक हमें मिली है, जो कि अभी तक खोजें हुई हैं। उन खोजों के आधार पर हम बता रहे हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये दजला व फराक नदियों के बीच फलती फूलती थी। ये आप याद रखिए, दजला व फरात। ये कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता की बात करें तो ये नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली थी। और भारत की जो सभ्यता थी इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, तो यह सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। अगर चीन की सभ्यता की बात करते हैं तो चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो ये हुआ था वांगहो नदी के किनारे। वांगहो नदी, यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों या किन नदियों की घाटी में हुआ? तो दजला व फरात नदियों की घाटी में। मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में। और भारत की जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई। आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये हड़प्पा सभ्यता जो कि मैंने पहले ही बताया है कि ये सबसे प्राचीन यानी पुरानी सभ्यता थी, जिसका नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ लोग ये जो आपको चित्र के द्वारा भी दर्शाया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता के घर थे, ये देखो। और ये आपको गली दी गई है, इस गली में इधर भी घर थे, इधर भी घर थे, और ये एक गली का विशाल सा गेट था जहाँ से सभी लोग प्रवेश करते थे। और सिंधु सभ्यता की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली। नालियों की उचित व्यवस्था थी, पानी निकलने की उचित व्यवस्था थी, कहाँ से निकलेगा। और आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इसका पता कब चला, भारत में 1853 से 1853 और 54 से रेलवे लाइन का बिछना प्रारंभ हुआ। तो 1857 में कराची से लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता चला। जो ये जॉन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों भाई भाई थे, और इन दोनों को ही भारत में कराची और लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दिया गया था। तो रेलवे लाइन जब बिछेगी, ऐसे बिछेगी, तो इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए नीचे ईंटों की ज़रूरत होती है। तो ईंटों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आसपास वहाँ पे बहुत खोज की। तो यहाँ पे इन्हें एक टीला दिखाई दिया, एक टीला जिसे कहते हैं हड़प्पा टीला। ये भी आप याद रखिए, जो हड़प्पा टीला है ये ब्रंटन बंधुओं को दिखाई दिया। तो जब इनने हड़प्पा टीला को इन्होंने खुदवाई करवाई, तो वहाँ पे चौकोर ईंटें ऐसी मिली, गोलाकार ईंटें मिली, और कुछ आयताकार भी ईंटें मिली। तो जो ये ईंटें थी ये काफ़ी मजबूत थीं। तो इन ईंटों का प्रयोग इन्होंने रेलवे लाइन को बिछाने के लिए किया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां भी प्राप्त हुई। ये देखो चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, ये हड़प्पा का पूरा नगर है, ये बीच में रोड गई है, और ये क्या है, ये है विशाल स्नानागार। स्नानागार जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कुंड था, यहाँ पे महिलाएं और बच्चे नहाया करते थे। तो ये स्नानागार है। तो उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ क्या प्राप्त हुई थी कि तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। नगर नियोजन व्यवस्था क्या थी, जो नगर का नियोजन हुआ था, मतलब जो नगर बसा हुआ था वो इस हिसाब से बसा हुआ था। ये दो पार्ट में विभाजित था, और इसके बीच से एक रास्ता जाता था। नगर नियोजन व्यवस्था के यहाँ पे जो इसका मुख्य गेट था वो ये था पूर्वी गेट, और इन दोनों के आसपास जो भी घरों के दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इस सड़क की तरफ इसके दरवाजे खुलते थे, और यहाँ पर नालियों का उचित व्यवस्था थी, पानी निकलने की उचित व्यवस्था थी, इसलिए सड़कों का एवं महत्व अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा आपकी नगरीय सभ्यता थी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए कि सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। ये देखो आपको दर्शाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो ईंटें थीं, ये ईंटें हैं, चौकोर भी हैं, ईंटें गोलाकार भी हैं। इन ईंटों के प्रयोग से ये अपना घर बनाते थे, और जो भी उनके इम्पोर्टेंट काम होते थे वो करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो लोथल याद रखेंगे आप, ये क्या था, ये प्रमुख बंदरगाह शहर था, और ये किस राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात राज्य में। आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन का नाम क्या था, तो वो था आपका अन्नागार। मोहनजोदड़ो में
सबसे बड़ा भवन अन्नागार था, जो कि कितने कक्षों में विभाजित था? 12 कक्षों में विभाजित था। 6 के 2 कक्ष थे इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। ये है आपका विशाल स्नानागार, यहाँ से देख सकते हैं कि इस मोहनजोदड़ो में स्नानागार और अन्नागार दोनों मौजूद थे। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा भवन कौन है, अगर अन्नागार ऑप्शन में ना हो तो आपको विशाल स्नानागार लगाना है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो अन्नागार ही सबसे बड़ा भवन लगाना है। आगे चलिए चलते हैं। आगे है कि कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। ये मूर्ति देख सकते हैं आप, ये किससे बनी है? कांस्य से। कांस्य के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये किसका मिश्रण है? तो ये है आपका तांबा और टीन का मिश्रण से इन्होंने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांस्य की मूर्ति बनाई थी, यानी कि कांस्य का आविष्कार किया था। और क्या इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन से मतलब हमारा ये निकलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो खेती करते थे और पशुओं का पालन भी करते थे। तो खेती, एक बात और याद रखनी है आपको कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, यहाँ से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे के कोई भी अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं। और जो भी सिंधु सभ्यता के ये लोग थे, ये जो कृषि के लिए हल का इस्तेमाल करते थे, तो हल ये किसका बना हुआ था? तो हल इनका लकड़ी से बना हुआ होता था। ये भी आपको याद रखना है कि लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे ये, और लोहे के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि कांसा धातु ही इनकी मुख्य धातु थी। सबसे पहले तांबे का आविष्कार हुआ, तो तांबे और टीन से मिलाकर सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या बनाया? कांसा बनाया, याद रखना। और हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, जैसा कि आपको लिखा भी है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। जो भी सिंधु सभ्यता के लोग थे, यानी कि इस सभ्यता में सबसे पहले किस फसल का उत्पादन हुआ? तो वो हुआ है कपास का उत्पादन। कपास के बाद इन्होंने जौ का उत्पादन किया, ये भी याद रखना आप। और जौ के बाद इन्होंने गेहूं का भी उत्पादन किया। आगे चलते हैं। लिपि के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो लिपि के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो लिपि थी वो थी आपकी भाव चित्रात्मक लिपि। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल सीधा पूछा जाता है आपसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आपको आंसर करना है भाव चित्रात्मक। और ये जो लिपि थी ये कैसे लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी आपकी दाएं से बाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दाएं से बाएं लिखी जाती थी ये लिपि। दाएं से बाएं का मतलब ये है कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी इस तरीके से लिखी जाती थी, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ हो गया आपका दायां, यहाँ हो गया बायां। पहले यहाँ से आएगी यहाँ पर बाएं, फिर यहाँ पे दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, ऐसे सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। और सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें तो यहाँ क्या थे? यहाँ 64 मूल चिन्ह थे लिपि में, ये भी आपको याद रखना है, 64 मूल चिन्ह थे। और अगर चित्राक्षर की बात करें कि चित्राक्षर कितने थे सिंधु सभ्यता की लिपि में, तो चित्राक्षर भी आपको बताने हैं। तो चित्राक्षर थे आपके 250 से 400 तक। अभी आपको लिपि की भी फोटो दिखाएंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, आगे मैंने चित्र लिया हुआ है। और इस लिपि को देख के आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये आकृति किस तरीके की लग रही है, तो ये सांप की आकृति लग रही है। तो इस लिपि को एक तो भाव चित्रात्मक कहते हैं और एक कहते हैं इसे सर्पिलाकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक या सर्पिलाकार भी कहते हैं। और इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? पढ़ने का प्रयास तो ये सर्वप्रथम किया था वेडन महोदय ने। वेडन महोदय, क्या इन्होंने पढ़ पाया था? जी नहीं कहने, क्योंकि ये पढ़ने में असफल रहे थे। ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो भी लिपि थी, जो भाव चित्रात्मक थी, ये किस
टाइप से लिखी जाती थी, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें मूल चिन्ह थे 64। इसका आकार सर्पिलाकार था और इसे सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? बेडन महोदय ने, जो कि असफल रहे थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि देखते हैं। तो ये है सिंधु सभ्यता की लिपि। कुछ इस तरीके से लिखे जाते थे। ये जो 64 मूल चिन्ह थे, ये आपके ऐसे लिखे जाते थे। और ये है आपका स्वास्तिक का चिन्ह। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जो चिन्ह है, जो स्वास्तिक चिन्ह देन है, वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो आपको आंसर लगाना है सिंधु सभ्यता की देन है। आगे चलते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार पर। विस्तार के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हमें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों तरफ का विस्तार पढ़ना है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम। तो यहाँ पे हम देखते हैं विस्तार। सबसे पहले विस्तार कहाँ देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं उत्तर में। उत्तर में क्या था? उत्तर में था मांडा। और मांडा कहाँ पर है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। और चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना है। तो ये सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी विस्तार था, वो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर था। और अगर पूर्वी विस्तार की बात करें तो ये था मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ, उत्तर प्रदेश। और मेरठ में किस जगह पर? तो मेरठ में था आलमगीरपुर, ये भी आपको याद रखना है, आलमगीरपुर। और ये किस नदी पर था? तो ये था आपका हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर था। अगर आप बात करें हम साउथ यानी कि दक्षिण में विस्तार की, तो दक्षिण में इसका विस्तार था दैमाबाद, दैमाबाद। और ये किस नदी के तट पर था? तो ये था आपका प्रवरा नदी। प्रवरा अगर नदी ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन में दे सकता है गोदावरी नदी, क्योंकि जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की ही सहायक नदी थी। तो दैमाबाद ये कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। तो ये दक्षिणी विस्तार हो गया। अगर पश्चिमी विस्तार की बात करें तो ये है आपका सुतकांगेडोर। यहाँ से भी आपको याद रखना है सुतकांगेडोर। ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी विस्तार है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये है आपका दास्क नदी के तट पर। तो ये सिंधु सभ्यता का आपका विस्तार हो गया। अगर इस विस्तार के बारे में इसकी कंप्लीट जानकारी लें तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल था, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये भी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्षेत्रफल जो था वो कितना था? तो क्षेत्रफल था आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई इसकी, जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है इसकी, तो वो कितनी थी? तो ये थी आपकी 1400 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करें तो ये थी आपकी 1600 किलोमीटर। यहां से आपको ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो कितने देशों में था? तो ये 3 देशों में था। 3 देश कौन से थे? तो एक तो हो गया आपका पाकिस्तान, एक हो गया अपना भारत, एक हो गया अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा विस्तार की बात करें तो आपका भारत में है सिंधु सभ्यता का विस्तार, और सबसे कम आपका अफगानिस्तान में है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। ये मैप के द्वारा भी देख सकते हैं कि जो इस सिंधु सभ्यता का विस्तार था, तो ये है आपकी सिंधु नदी, ये आप देख सकते हैं। तो सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर है? ये आपका मोहनजोदड़ो।
और ये हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो ये है रावी नदी के तट पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं लोथल, ये देखो गुजरात में है, जो ये कहाँ था, ये था आपका बंदरगाह शहर, लोथल बंदरगाह था। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। मैप के जरिए देख सकते हैं आप सभी। आगे चलते हैं, हड़प्पा नगर के बारे में जानकारी लेते हैं। हड़प्पा नगर के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको बता दें, हड़प्पा के बारे में जानते हैं तो हड़प्पा की सबसे पहले हम खोज जानेंगे। तो खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज के लिए आपको याद रखना है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक अंग्रेज थे, इनके आदेश पर हड़प्पा की खोज किसने की, तो वो की थी आपके दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी। और किस सन में की थी, तो ये की थी आपकी 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के कहने पर। और हड़प्पा की बात करें, जो हड़प्पा नगर है ये रावी नदी के तट पर है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और रावी के किस तट पर है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से बाएं तट भी पूछ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बता दिया। और जॉन मार्शल यही थे जिन्होंने इस सभ्यता का नाम क्या दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया, सिंधु सभ्यता। इन्होंने ही इस सभ्यता का नाम क्या दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया। और वर्तमान जो नाम है इसका, वर्तमान नाम क्या है, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा नगर के बारे में जानकारी लेते हैं। जो ये हड़प्पा नगर था, यहाँ से आपको बताते हैं, ये दो भागों में विभाजित था। एक तो हो गया आपका पूर्वी टीला, और एक हो गया आपका पश्चिमी टीला। सॉरी, इधर होगा पूर्वी टीला और इधर पश्चिमी टीला होगा। तो हड़प्पा जो नगर है वो आपका दो भागों में विभाजित था, इधर होगा पश्चिमी टीला और इधर होगा पूर्वी टीला। इधर पूर्वी टीला हो गया। तो जो पश्चिमी टीला था इसे कहते थे दुर्ग टीला। इस पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते थे, और पूर्वी टीले को क्या कहते थे, इसे कहते थे नगर टीला। तो जो नगर टीला था, यानी कि जो पूर्वी टीला था, ये किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसमें कौन रहता था, इसमें रहते थे सामान्य लोग। जो जन सामान्य लोग थे वो पश्चिम यानी पूर्वी टीले में, नगर टीले में रहते थे। और ये जो दुर्ग टीला था, यहाँ कौन रहता था, तो यहाँ कौन रहते थे, यहाँ रहते थे आपके जो प्रशासनिक लोग थे, प्रशासनिक लोग थे वो आपके दुर्ग टीला में रहते थे, याद रखना है आपको। और इसके बारे में एक जानकारी और देखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसे। तो जो प्रशासनिक लोग हैं और जन सामान्य के लोग, यहीं से आपको यहाँ पे बीच में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इस बीच में क्या बना था, यहाँ बना था ईंटों का गोल चबूतरा। इन दोनों टीलों के बीच में एक चबूतरा बना हुआ था ईंटों का, यहाँ सीढ़ियाँ लगी थीं। तो इस चबूतरों पर ये किसका बना हुआ था, तो ये बना हुआ था ईंटों का, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किस लिए बना था, तो ये अनाज के लिए बना था। तो यहाँ पर जो भी महिलाएं होती थीं वो अनाज को उठाती थीं, रखती थीं, या फिर सुखाने के लिए धूप ऊप में ये रखने के लिए और अच्छे से उसे साफ आप करने के लिए अनाज के साथ इसी चबूतरे से मिले हैं, इसलिए बताया जा सकता है। और जो इस हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सड़कें थीं, सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, याद रखिए, सड़कें जो थीं एक दूसरे को समकोण
पर काटती थी। यहां से आपको याद रखना है, नोट करके ये लिखें कि समकोण पर काटती थी, जिसे क्या कहते थे, जिसे कहते थे आपकी ग्रिड पद्धति। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थीं या हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों का विन्यास था वो किस पद्धति पर था, तो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। याद रखिएगा, यहाँ से नोट करके लिखिए। और दूसरा क्या था कि जो मकान के दरवाजे हुआ करते थे वो गलियों के आमने सामने खुलते थे। ये भी याद रखना है आप सभी को। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अन्नागार है, अन्नागार कहाँ से मिला है आपको, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो अन्नागार 12 कक्षों में विभाजित था, 6-6 के कक्ष के 2 कक्ष थे। तो सबसे विशाल चीज मिली है मोहनजोदड़ो से, वो है आपकी अन्नागार। आगे देखते हैं इसकी ग्रिड पद्धति, देखते हैं कि इनके भवनों का निर्माण कैसे हुआ करता था। तो सबसे पहले ये जो नगर बसा हुआ था वो इस हिसाब से बसा हुआ था। ये बीच में क्या हो गई, ये बीच में हो गई आपकी सड़क। इस टाइप में आपका नगर बसा हुआ करता था और इसकी जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये जो है ये आपका मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार जो किधर हुआ करता था, जो पूर्वी दिशा में हुआ करता था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आपका पूर्वी दिशा में हुआ करता था। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ऐसे घर बने हुआ करते थे और इन घरों में ये जैसी गली है ऐसे, इन जो घरों के दरवाजे हैं वो दोनों तरफ ऐसे इस गली की तरफ खुले हुआ करते थे। ये भी आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि यहाँ दक्षिण दिशा में इस क्षेत्र में क्या मिला है, तो दक्षिण दिशा में यहाँ कब्रिस्तान मिला है। जो भी हड़प्पा सभ्यता में लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे तो इसी दक्षिण दिशा में यहाँ पर कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो यहाँ कितने प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, तो 37 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो कि दक्षिण दिशा में थे। और इस कब्रिस्तान का आकार क्या था, तो वो एच आकार का कब्रिस्तान का आकार था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करके लिखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोथल जो था, लोथल ये कहाँ पर था, तो ये गुजरात में था और ये एकमात्र बंदरगाह शहर था। तो लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी हड़प्पा सभ्यता के दरवाजे किधर खुलते थे, तो वो खुलते थे गलियों की तरफ। और जो लोथल के दरवाजे थे, लोथल के जो दरवाजे थे, याद रखिए, लिख लीजिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर। मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को, यानी कि हड़प्पा को क्या कहा गया है, तो हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है, तो ये ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा कि धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र
स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, वो क्या है कि लोथल का जो गोदीवाड़ा था, लोथल का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा जिसे क्या कहते थे, गोदीवाड़ा को ही डाकयार्ड कहते थे। डाकयार्ड, जो डाकयार्ड था यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था, सबसे बड़ा, ये याद रखना है आपको, गोदीवाड़ा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल था। जैसे कि गोदीवाड़ा, बाड़ा सीधा इसके शब्द में भी आता है, तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। और एक दो पॉइंट हैं वो भी नोट करेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल, वो क्या था, आप सभी को मैंने बता चुका हूँ सबसे पहले, शुरुआत में वीडियो बनाया था। जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या था, जो सबसे बड़ा स्थल है वो था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कहाँ पर, सिंध प्रांत में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, सिंध प्रांत में। और किस जिले में पड़ता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो किस जिले का नाम क्या है सिंध प्रांत के, तो जिला है आपका लरकाना जिला। क्योंकि यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट बात बताई है मैंने, यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो भी पूछा जा चुका है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में है, और जिला लरकाना जिला है। आगे बात करें, ये तो हो गया आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगला पॉइंट क्या है, अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है आपका राखीगढ़ी। ये भी आपको याद रखना है, भारत के अंदर राखीगढ़ी, और सिंधु सभ्यता का अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा राज्य में है। और ये किस नदी के तट पर था, तो ये था आपका घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से आपको याद रखना है ये सब। तो आज के लिए इतना ही। हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, यानी जो भी जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, सारे कंप्लीट तौर पर देखे। तो आगे देखेंगे अगले पार्ट में जो भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, उन स्थल से क्या क्या मिला है, कहाँ से क्या मिला, और कौन सा किस नदी के तट पर स्थित है, जानेंगे। एक वीडियो हम और लेंगे सिंधु सभ्यता के ऊपर, और उसी वीडियो में इस सिंधु सभ्यता कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करिए इसका। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।